Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is your teacher Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. स्टूडेंट्स आज है यूनिट नंबर 5 में लेक्चर नंबर 4 और आज के इस लेक्चर नंबर 4 में इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सेकंड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। और फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, सैम्पलिंग तो आप जानते हैं कि सैम्पलिंग क्या है, क्योंकि सैम्पलिंग हम इस यूनिट के लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि सैम्पलिंग का आइडिया आप लोगों के जहन में होगा। अब यहाँ पर आते हैं कि सैम्पलिंग के मेथड्स, मतलब यह है कि सैम्पलिंग को फर्दर मेथड्स के लिहाज से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नंबर सेकंड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अब अगर इसके नेम की तरफ आप देखें, यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी और यहाँ पर है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ पर जो भी हम सैम्पलिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, उसके साथ प्रोबेबिलिटी होगी। सैम्पलिंग में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को इन्वॉल्व करेंगे। और यहाँ पर है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी जो सैम्पलिंग हम करते हैं वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके नेम से भी ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इसके डिफिनीशन की तरफ आप आते हैं। इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है, ईच सैम्पलिंग यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन एट ईच ड्रॉन। यानी जब हम पॉपुलेशन से सैम्पलिंग यूनिट या एलिमेंट ले लेते हैं तो हर एक ड्रा पर, हर एक सिलेक्शन पर नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी होगी। यानी ज़ीरो के अलावा कोई भी प्रोबेबिलिटी आ सकती है लेकिन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब यह है कि हम जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी इवेंट्स या जितने भी सैम्पलिंग यूनिट ले लेते हैं तो हर एक यूनिट की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, यानी इसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होगी। इसका बस सिंपल मतलब ये है, ठीक है। और अब ये भी याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। और फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के फर्दर टाइप से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इंशाल्लाह इन तीनों को आगे जाकर इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ। इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है, व्हेन सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स फॉर ए सैंपल और ईच ड्रा इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी बट पर्सनल जजमेंट प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल। बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये कहते हैं कि जब हम सिलेक्शन करते हैं सैंपल की, तो ये जो सैंपल की सिलेक्शन हम करते हैं इस सिलेक्शन में प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होगी, नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। यानी ये सिलेक्शन जो है ये प्रोबेबिलिटी पर बेस नहीं करेगा, यानी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होगी। इसका सिंपल मतलब ये है, ठीक है। क्या इन्वॉल्व होगी, बट पर्सनल जजमेंट प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल। यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट रोल अदा करेगा वो कौन अदा करेगा, ज़ाती इंटरेस्ट, ज़ाती दिलचस्पी, ज़ाती जजमेंट, ठीक है। यानी पर्सनल जजमेंट या ज़ाती बिना पर जो सैम्पलिंग किया जाता है तो उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। यानी यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि प्ला प्ला आ जाए, लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्ला प्ला ये आ जाए सैम्पलिंग में तो ये बेहतर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। और इसके फर्दर टाइप्स है पर्पजिव सैम्पलिंग या इसको हम जजमेंट सैम्पलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग और थर्ड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी के ये जो टाइप्स है ये आपके कोर्स में नहीं है तो हम इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम नंबर फर्स्ट टाइप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को डिस्कस कर रहे हैं। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तीनों मेथड में, यानी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के तीनों मेथड्स है उनमें ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है, ईच एंड एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फॉर ए सैंपल। यानी पॉपुलेशन से हम जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और सैंपल में जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी यूनिट्स हम ले लेते हैं हर एक यूनिट के आने की चांस क्या होगी, इक्वल होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को
यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है, इसमें 10 स्टूडेंट्स है और इसमें से हम एक स्टूडेंट को ले लेते हैं। ठीक है, तो एक को ले लेते हैं लेकिन इसमें है कितने 10, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी या हर एक के आने की चांस क्या है 1/10। इस तरह हम एक डाई है जिसको रोल करते हैं, तो डाई के 6 साइड्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, लेकिन हर एक के आने के चांस क्या है 1/6। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को शॉर्टली हम SRSP लिख सकते हैं। S का मतलब है सिंपल, R का मतलब है रैंडम और S का मतलब है सैम्पलिंग। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का दूसरा नाम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, यानी इसको हम सिंपली रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। और ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, जब हमारे पास पॉपुलेशन क्या हो, होमोजीनियस हो, यानी इसमें जितनी भी एलिमेंट्स या जितनी भी यूनिट हो, पॉपुलेशन में जितनी भी एलिमेंट्स या यूनिट हो, वो क्या हो, होमोजीनियस नेचर का हो, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो। तो उससे जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो इसके लिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, ये बेस्ट है, ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और ये भी याद रखें कि जब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो ये विद रिप्लेसमेंट भी हो सकता है और विदाउट रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। जब विद रिप्लेसमेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम इस तरह फाइंड करेंगे 1/n पावर n, और जब विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/n Cn फाइंड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सेकंड नंबर टाइप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की तरफ आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन हो और अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स हो, क्या हो, होमोजीनियस हो। और होमोजीनियस का मतलब ये है कि इस पॉपुलेशन में जितनी भी एलिमेंट्स या यूनिट्स होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, सेम हो। तो उससे जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो उसके लिए हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स पॉपुलेशन, यानी हम एक पॉपुलेशन ले लेते हैं और उस पॉपुलेशन में हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इस पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एजुकेशन लेवल के लिहाज से क्या है, सेम है। तो उससे जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो इसके लिए हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा आ जाए कि पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, हेट्रोजीनियस हो, यानी इस पॉपुलेशन में जितनी भी एलिमेंट्स या यूनिट्स हैं वो क्या हो, वो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से डिफरेंट हो एक दूसरे से, तो उससे जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो उसके लिए हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज स्टूडेंट पॉपुलेशन, यानी हम एक पॉपुलेशन ले लेते हैं और उस पॉपुलेशन में हम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के स्टूडेंट्स ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर भी है, सेकंड ईयर भी है, BS के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, तो उससे जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो उसके लिए हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके एजुकेशन लेवल के लिहाज से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफरेंट है। तो उससे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर सकते, इसके लिए हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस पॉपुलेशन को फर्दर सब पॉपुलेशन या ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। और जब इसको हम फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो क्या होंगे, वो होमोजीनियस होंगे। ठीक है, यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। इसी तरह इसमें जो हम ले लेंगे वो भी होमोजीनियस होंगे, इस तरह इसमें जो यूनिट्स होंगे वो भी होमोजीनियस होंगे एंड सो ऑन। इसमें जो यूनिट्स हम ले लेते हैं वो भी होमोजीनियस होंगे। लेकिन ये दोनों आपस में, यानी ये दोनों ग्रुप या सब पॉपुलेशन जो है ये आपस में क्या होंगे, हेट्रोजीनियस, क्योंकि इसके यूनिट्स जो होते हैं वो इसके यूनिट से क्या है, डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, हेट्रोजीनियस, ये सभी आपस में हेट्रोजीनियस होंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हर एक ग्रुप से सैम्पलिंग करेंगे, हर एक ग्रुप से। ठीक है, और जो हर एक ग्रुप से हम सैम्पलिंग करते हैं इसको हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करके ये सैम्पलिंग करेंगे। समझ में आ गई। और फिर हम जो हमने हर एक ग्रुप से सैम्पलिंग किया इन सब को हम ऐड करेंगे, इसका हम सम ले लेंगे, तो ये जो हम टोटल पॉपुलेशन से सैम्पलिंग करते हैं कि इतना हमने सैम्पलिंग करना है तो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास पॉपुलेशन 1000 है और इसमें से हम 100 स्टूडेंट्स ले लेते हैं,
तो इससे कुछ आएगा, इससे कुछ आएगा, इसी तरह इससे कुछ आएगा, इसी तरह इससे कुछ आएगा। जब हम इन सब को ऐड करते हैं तो इससे आएगा वही 100, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखें कि ये जो पॉपुलेशन है इसको हमने फर्दर सब पॉपुलेशन में डिवाइड किया है या सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो इस हर एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हम स्टेटा कहते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिए कि ये जो मेथड है, यानी पहले हम पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में या पॉपुलेशन में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और फिर इससे हम सैम्पलिंग करते हैं। तो इस सारे मेथड को हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज टू वेरियस डेटा, यानी अब हमारे पास ये सवाल पैदा होता है कि हमने हर एक स्टेटा से कितना सैंपल लेना है। तो इसके लिए 4 मेथड्स है। नंबर फर्स्ट है इक्वल एलोकेशन, सेकंड है प्रोपोर्शनल एलोकेशन, थर्ड है नेमेंस एलोकेशन और फोर्थ नंबर है ऑप्टिमम एलोकेशन। लेकिन इन चारों में सबसे कॉमन है प्रोपोर्शनल एलोकेशन। तो इस प्रोपोर्शनल एलोकेशन को यूज़ करके हम सैंपल साइज ईच डेटा का फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला है NH इज इक्वल टू N बाई N N टू NK। ये NH जो है ये हमें स्टेटा का नंबर बताता है कि हमने उस डेटा के लिए कितना सैंपल लेना है, ठीक है। इस स्मॉल n का मतलब है टोटल सैंपल, यानी पॉपुलेशन से, टोटल पॉपुलेशन से हमने कितना सैंपल लेना है। कैपिटल N टोटल पॉपुलेशन और NK जो है ये जिस डेटा से हमने सैंपल लेना है उस डेटा का पॉपुलेशन हमें ये बताता है, ठीक है। आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में है n इज इक्वल टू 250, यानी पॉपुलेशन साइज है 250। फर्स्ट नंबर स्टेटा का साइज है 180, सेकंड नंबर स्टेटा का पॉपुलेशन है 50, थर्ड नंबर स्टेटा का पॉपुलेशन है 20 और सैंपल साइज हमने लेना है 15। तो अब इस 15 को हमने डिवाइड करना है ईच स्टेटा पे, ठीक है, कि हमने इस स्टेटा से कितना सैंपल लेना है, इससे कितना लेना है और इससे कितना लेना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर हम h की जगह पहले 1 को पुट करेंगे, फिर 2 को पुट करेंगे, फिर 3 को पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 स्टेटस है। तो हमने NH जो है ये 3 फाइंड करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर NK की जगह 1, 2 और 3 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये N1, N2 और N3 है, 3 स्टेटस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम N1 को फाइंड करेंगे। N1 इज इक्वल टू N की जगह 15 और कैपिटल N की जगह 250 मल्टीप्लाई बाई और N1 की जगह, यहाँ पर सबसे पहले हम N1 पुट करेंगे, क्योंकि हमने N1 यानी फर्स्ट नंबर स्टेटा के लिए सैंपल निकालना है। तो NK की जगह हम 180 पुट करेंगे। इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसे आता है 11। इसी तरह N2 इज इक्वल टू 15 ओवर 250 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर NK की जगह 50 पुट करेंगे, ठीक है। और इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसे आता है 3। इसी तरह N3 इज इक्वल टू 15 ओवर 250 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हम 20 को पुट करेंगे और इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसे आता है 1, ठीक है। अब यहाँ पर N1 प्लस N2 प्लस N3 इज इक्वल टू, ये इक्वल है NK। अब हम N1 की जगह 11 को पुट करेंगे, N2 की जगह 3 और N1 की जगह 1। जब हम इसको ऐड करते हैं तो इसे आता है 15, जो कि हम चाहते थे कि हमने 15 सैंपल साइज लेना है। तो ये याद रखिए कि जब आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करेंगे और इसके लिए हर एक स्टेटा से कितना सैंपल लेना है, ठीक है। तो इस मेथड से यानी प्रोपोर्शनल एलोकेशन को यूज़ करके इसी तरह आपने हर एक स्टेटा से सैंपल साइज निकालना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में थर्ड नंबर टाइप है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। और ये सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग बहुत ही सिंपल है। यूनिट्स आर सेलेक्टेड इन इक्वल इंटरवल। इसमें जब हम सैम्पलिंग करते हैं यानी एक यूनिट ले लेते हैं तो हर एक यूनिट को इक्वल इंटरवल पे ले लेंगे। एवरी केथ यूनिट, यानी हमने हर केथ यूनिट लेना है। अब के को कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला है के इज इक्वल टू N बाई N, कैपिटल N डिवाइड बाई स्मॉल n। जब हमारे पास के निकल आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, हम ऐसा करेंगे कि 1 से लेकर और के तक मुख्तलिफ कागज़ के टुकड़ों पर नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। और फिर इन नंबर से एक ड्रा करेंगे और फिर हम नोट करेंगे कि वो नंबर क्या है। फिर उस नंबर के साथ के की वैल्यू को हम ऐड करेंगे। इसी तरह हम के की वैल्यू को ऐड करते जाएंगे और हमें जो कहा गया है कि हमने इतने सैंपल लेने हैं, ठीक है। तो
तो उतनी दफ़ा हम के की वैल्यू को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एन हमारे पास है 1000 और स्मॉल एन है 100, यानी 1000 स्टूडेंट्स से इसमें से हमने 100 स्टूडेंट्स लेने हैं। तो हम इसको कैसे ले लेंगे? हम सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड करेंगे। के इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय एन। एन की वैल्यू है 1000 और स्मॉल एन की वैल्यू है 100। 1000 को 100 से डिवाइड करते हैं तो के की वैल्यू आती है 10। ठीक है, अब इस 10 को यानी 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ को हमने मुख्तलिफ कागज़ के टुकड़ों पर लिखने हैं। ठीक है, और फिर इससे एक सिंपल रैंडम सैंपल को यूज़ करके इसे एक कागज़ को ड्रा करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज अगर इससे आ गई 4, तो हम क्या करेंगे? अब इस 4 के साथ 10 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 14। फिर इस 14 के साथ 10 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी 24। इस 24 के साथ 10 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी 34। फिर 34 के साथ 10 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी 44 एंड सो ऑन, और हम जाएंगे 994 तक, जिससे टोटल बन जाते हैं 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।